हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब। वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी को समझने के बाद तो आप टेंसेस पे आएंगे, जहां से हम सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत करेंगे। हाउएवर, आप लोगों के लिए वर्ब स्पोकन इंग्लिश कोर्स में मैं सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के रेलेवेंट लेकर आई हूं, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प हो। ग्रामर कॉन्सेप्ट में जो वर्ब का चैप्टर होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। उसे हम ग्रामर वाली सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो भी चीजें बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं। तो बाय द वे ले जाने की कोशिश ना करें और ना ही ऐसा समझे कि कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से पढ़ाया गया है। ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ाया गया है। तो लुक एट ऑन द बोर्ड। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब होती क्या है? वर्ब है क्रिया, जो किसी भी कार्य के होने या किसी अवस्था के बारे में बात करती है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करेगी या किसी एक्शन के बारे में बात करेगी। तो सेंटेंस के अंदर जो एक्शन होता है या फिर जो उस एक्शन का टाइम होता है, ये दोनों ही चीजें वर्ब से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो कौन कौन सी वर्ब कौन सा काम करती है, चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं वर्ब को फर्दर क्लासिफाइड करूं तो ये दो तरीके से काम करती है। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब, जो सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन का काम करती है, जिसे हम फर्दर आगे फॉर्मेशन में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 में क्लासिफाइड करते हैं और अलग अलग टेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हाउएवर, अगर मैं बात करूं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हाउएवर, हेल्पिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता ये। तो अगर ऑक्सिलरी बोलने में थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्टी होती है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह इसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ जब आती है तो यही हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाती है। जब सेंटेंसेस बनेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसमें सबसे पहले आती है टू बी। तो वो जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वाली फॉर्म होती है ना वर्ब की, ये सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग टू बी का काम करती हैं। इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे तो आपको और क्लैरिटी रहेगी। और उसके बाद आती है टू हैव। ये चैप्टर हम स्पोकन इंग्लिश में कवर करने की कोशिश करेंगे कि टू बी स्पोकन इंग्लिश में कैसे काम करती है, टू हैव कैसे काम करती है। और फिर टू डू, इसके अंदर डू, डज, डिड इसका यूज किया जाता है। टू हैव में हैज, हैव, हैड का यूज किया जाता है बिलोंगिंगनेस के सेंस में। ओके, तो ये इसका ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें आते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जैसे कि आपको पता ही है, सेंटेंस के अंदर स्पीकर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को दर्शाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी सेंटेंसेस जो स्पीकिंग के होते हैं इंग्लिश स्पोकन के, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैन कहाँ पे यूज होता है, कुड कहाँ यूज होता है, शैल कहाँ यूज होता है, और फर्दर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब तो आपको पता ही है, एक्शन वर्ड को मेन वर्ब कहते हैं, ईट, स्लीप, जंप एक्सेट्रा। तो ये है वर्ब का क्लासिफिकेशन स्पोकन इंग्लिश के संदर्भ में। आगे हम देखते हैं कि इनसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एक एक टॉपिक को लेके कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे टू बी जाता है। टू बी फॉर्म देखिए स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करती है। टू बी फॉर्म कुछ ही फॉर्म्स होती हैं। बी का मतलब होता है होना। अब होना, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कोई क्या है, वो डॉक्टर है, ये मेरा भाई है, उसके पापा लॉयर हैं, मेरी मम्मी टीचर है, मेरा भाई छोटा है, बच्चे क्लास में हैं। तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा, किसी की पर्सनालिटी के कुछ होने ना होने की बात हो रही है। तो इस तरीके की वर्ब होती है टू बी वर्ब, जिसे मैंने फिर से बोला कि हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इज, एम, आर, तो टू बी फॉर्म यही है, इज, एम, आर, जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, क्योंकि टेंस आपको पता ही है, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से टू बी फॉर्म भी अलग अलग होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इज, एम, आर, जो कि प्रेजेंट में यूज होती है, वॉज, वर, जो कि पास्ट में यूज होती है। चलिए आइए देखते हैं इस सेंटेंस में कैसे काम करती है। और इसे भी देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है सेंटेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब अपने फॉर्मेशन बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूजिंग ऑफ इज, एम, आर इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये क्या बताता है, जब ये अकेले सेंटेंस में आती है तब ये खुद ही मेन वर्ब का काम करती है। ओके, मींस जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ स्टेट बताने का काम कर रही है। चलिए आइए देखते हैं एक सेंटेंस। रोहन मेरा भाई है। अब आप बताइए क्या आएगा, रोहन मेरा भाई है। अभी प्रेजेंट में मैं ये बात कर रहा हूं कि रोहन मेरा भाई है और रोहन एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं इज। तो यहां पर आ जाएगा रोहन इज माई ब्रदर।
ओके, रोहन मेरा भाई। अब उसके पापा डॉक्टर हैं, हिज फादर इज अ डॉक्टर। हम दोनों दोस्त हैं, वी। अब क्योंकि वी हम दोनों, मैं और मेरे साथ कोई और, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल रहती है, यही उसका नियम है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आर यूज करते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही शी इट प्रोनाउन में, और सिंगुलर नाउन अगर किसी एक नाउन का नाम आ रहा है, जैसे कि रोहन यहाँ पे आया है, तो इस केस में इसके साथ प्रेजेंट में हम इज यूज करते हैं। अगर आई यानी कि स्पीकर की खुद की, मैं अपनी बात कर रही हूं, तो हम एम यूज करते हैं। और अगर यू वी दे और प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा किसी के नाम आ गए, जैसे रोहन और सोहन, गीता एंड सोनिया, रजत एंड विवेक, तो इस तरीके से उनके साथ प्रेजेंट में आर यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा वी के साथ आर आता है, तो मैंने बोला वी आर फ्रेंड्स, या फिर मैं इसको कह सकती थी वी बोथ आर फ्रेंड्स, क्योंकि हम दोनों लिखा हुआ है तो ये हो जाता वी बोथ आर फ्रेंड्स। दोनों के लिए बोथ वर्ड यूज किया जाता है, ये भी आपको अभी यहां पर पता लग गया होगा। ओके, वो कल घर पर नहीं था, तो क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट का है? नहीं, वो कल घर पे नहीं था, अभी की बात नहीं हो रही है, अभी तो है, वो कल घर पे नहीं था। तो जब कोई स्टेट ऑफ बीइंग कहीं पर कोई नहीं था, तो ऐसे में हम पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं। आई के साथ भी वॉज ही यूज किया जाएगा। तो ये पास्ट में, जैसे कि यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही थी, अगर मैं बोलूं इन्हीं सब्जेक्ट के साथ पास्ट में क्या यूज होगा, तो जब आप इन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा आई को इंक्लूड करके, और नीचे वालों के साथ आ जाएगा वर। आई होप आपको इज एम आर वॉज वर की क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे स्टेट ऑफ बीइंग में सेंटेंस के अंदर काम करते हैं। अब आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सरसाइज दे दी जाएगी, उसको जरूर सॉल्व करिएगा अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंसेस। वो कल घर पर नहीं था, नहीं था मतलब सिंगुलर बात हो रही है, और अगर वो है, नाम नहीं पता है, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं। ओके, बच्चे क्लास में थे, चिल्ड्रन। अब क्योंकि बच्चे एक से ज्यादा हैं, तो आप बताइए क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा? यस, चिल्ड्रन वर इन द क्लास। इसी तरीके से आप स्टेट ऑफ बीइंग में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते करते अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं। एक टिप आप लोगों के लिए, देखिए इंग्लिश इज एन एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल लैंग्वेज, तो जितना ज्यादा आप अपने आप को इंग्लिश के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी ये आपकी बॉडी का ऑटो पायलट मोड बनेगी। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप इसे कॉन्शियस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तो ये फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी नहीं। और अगर कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती नहीं है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का कंट्रोलर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो हमारा माइंड हमको कमांड बैक नहीं करेगा इंग्लिश हमारे मुंह से निकलवाने के लिए। दिस इज द रीजन हमें कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इट इज रियली वेरी इसेंशियल टू क्रिएट एन एनवायरमेंट इन योर सराउंडिंग सो दैट यू कैन एनहेंस योर स्पोकन इंग्लिश।